अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में कि कैसे हमें मेन फ्रेमवर्क आंसर को हमारे स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड योर आंसर। ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड योर आंसर। Now, how to introduce and conclude? So first हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। सो अब इंट्रोडक्शन में हमें करना क्या है, इंट्रोडक्शन है क्या? सो फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर चूज फर्स्ट द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? चूज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट चूज क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। और इश्यू भी कह सकते हैं आप, जो भी इश्यू हो। ओके, वॉट एवर द क्वेश्चन इज इंक्वायरिंग। ओके, देन add to it the one line version of the answer that you are planning to write। उसमें आप जो सोच रहे हैं लिखने का उसको ऐड करिए। ओके, ये याद रखिएगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देके इसमें समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट 4.0। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट 4.0। ओके, अब ये एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है? ओके, देन इसी में आप लिख सकते हैं डिस्कस द बेनिफिट्स। ओके, डिस्कस द बेनिफिट्स। ओके, अब क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा है व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट 4.0, देन डिस्कस द बेनिफिट्स। ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। ओके, बेनिफिट्स किस चीज के पूछ रहा है? ओके, बेनिफिट्स किस चीज के पूछ रहा है? कितने लोगों को पता है एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है? दिलराज, यस सर। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट 4.0? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन पेंडेमिक के बाद शायद कुछ सरकार की तरफ से कुछ आया होगा। ओके, कि लेकिन इसका एग्जैक्टली कुछ नहीं मालूम सर। मृन्मय, मृन्मय, am I audible to you? सौरभ, मैं आपसे यहाँ पे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या लिखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट 4.0, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड challenges। okay, discuss the benefits and challenges posed to indian economy by employment
4.0। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है। ओके, चैलेंजेस बताने, ये सारी चीजें आपको बतानी। तो अब एक चीज याद रखिए, ओके, एम्प्लॉयमेंट 4.0 मैं आपको बता भी देता हूं क्या है। ओके, तो अब आप लिखोगे कैसे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा तो वही आप समझ भी लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है। एम्प्लॉयमेंट 4.0 it refers to an on demand digitally driven labor market characterized by independent workers in temporary positions for short term engagements or contract like freelancing for magazines, driving cabs, uber, ये सब क्या है एम्प्लॉयमेंट 4.0 डिजिटली ड्रिवन लेबर मार्केट जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो अब इसको आप लिखोगे कैसे इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में आप इसकी डेफिनेशन दे दो दैट इट रिफर्स टू एन ऑन डिमांड डिजिटली ड्रिवन लेबर मार्केट characterized by independent workers in temporary position for short term engagements or contract like freelancing for a magazine, driving cab through Uber, Ola, etc. like this. And it is also referred to as gig economy. Okay, it is also referred to as gig economy. Okay, so फिर आप लिख सकते हो that according to recent report India is the largest supplier of online labor, hosting 24% of such workers globally. तो ये आपका it's around 40 वर्ड्स का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया, याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया एम्प्लॉयमेंट 4.0 की डेफिनेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्कस द बेनिफिट्स चैलेंजेस पोज्ड टू इंडियन इकोनॉमी 4.0। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर है उस टर्म्स में मैंने आपको ये बता दिया दैट अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑनलाइन लेबर होस्टिंग 24% ऑफ सच वर्कर्स ग्लोबली। तो ये होता है तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का, ताकि आपका ये पार्ट भी कनेक्ट रहे और ये पार्ट भी कनेक्टेड है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट लिखा तो आपको बिल्कुल ये नहीं लग रहा होगा कि मैंने अलग से इंट्रोडक्शन लिखा है, जबकि मैंने दूसरे क्वेश्चन का ही इंट्रोडक्शन लिखा है, वो कि बताने के लिए इंडियन इकोनॉमी में कैसा है। तो दोनों आपस में क्या लग रहा है, कनेक्टेड लग रहा है। समझ में आया कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन अगर दो पार्ट्स हो? यस सर। कीर्ति बेटा समझ में आया? सर आप फिर से एक बार बोल दीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आपको जो बताया एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है, मैंने दोनों चीजों का आपको इंट्रोडक्शन बताया कि एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है और डिस्कस द बेनिफिट्स, इसका भी मैंने लिख दिया दैट अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑनलाइन लेबर एंड इंडिया इज होस्टिंग 24% ऑफ सच वर्कर्स ग्लोबली। तो यहां पे मैंने दोनों इंट्रोडक्शन को कनेक्ट कर दिया, तो अलग भी नहीं लग रहा है और दोनों ही आपका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कीर्ति? हाँ सर आप समझ में आया। स्मृति बेटा समझ में आया? यस सर। मृन्मय समझ में आया बेटा आपको? ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन का आपको बोलूं कंक्लूजन लिखना है, दूसरी चीज क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब इसी चीज का अगर मैं आपको बोलूं कंक्लूजन लिखना है, तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे दैट देयर इज ए गैप बिटवीन द वे gig economy is growing and the adoption of regulations. Why? Because the law associated with it is incomplete and antiquated in many respects, but the given huge potential of gig economy going forward, there is a case for the state to balance the interest of business and social welfare. तो जब आप, अब मैंने इसमें आपको कंक्लूजन में क्या बताया
कि हमारे यहाँ इकोनॉमी में गैप तो काफी ज्यादा आ रहा है डिजिटल इकोनॉमी को लेके। ओके, गिग इकोनॉमी में हमारे यहाँ काफी ज्यादा गैप तो है। ओके, बट अगर सही लॉज एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया जाए, ओके, तो हमारी मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि गिग इकोनॉमी को या डिजिटल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट 4.0 को हम काफी आगे लेके जा सकते हैं। और जो सिर्फ स्टेट के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसेस एंड सोशल वेलफेयर के लिए भी काफी सही रहेगा। तो समझ में आया कैसे लिखना है? समझ में आया आप सभी को? हाँ सर। यस सर। सौरभ समझ में आया बेटा? ओके, नाउ तो ये था आपको अब कैसे लिखना है, कंक्लूड करना है आंसर को। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आपको इंट्रोडक्शन ऐसे कनेक्टेड वे में लिखना है, ये याद रखिएगा, और वैसे ही आपको कंक्लूजन लिखना है। ओके, नाउ अब आप सभी के दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और टेंशन चलता रहता है कि सर वेदर टू राइट इन बुलेट पॉइंट और पैराग्राफ, कि आंसर कैसे लिखें सर, बुलेट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। सबसे बड़ा टेंशन सिविल एस्पिरेंट्स के दिमाग में यही चलता है। किसको किसको ये प्रॉब्लम है कि सर बुलेट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें? सर मुझे ओके, मुझे भी ओके, मोस्ट ऑफ द आप सभी लोगों को ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो अब आज मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूंगा इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। ओके, जब भी आप ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओके, whenever you write opinion based answer, okay, this should ideally be written in paragraphs. opinion based answer हमेशा आप किस में लिखेंगे? पैराग्राफ्स में। नो पॉइंट्स, बिकॉज ओपिनियन दे रहे हैं। न्यूज़पेपर देखते हैं, एडिटोरियल देखते हैं, जब भी एडिटोरियल आता है वो क्या होता है? ओपिनियन होता है। कभी आपने पॉइंट्स में पाया है एडिटोरियल को? बताइए दिलराज। नहीं सर, पैराग्राफ नहीं आता। पैराग्राफ में होता है क्योंकि वो ओपिनियन होता है एडिटर का। ओके, सो ओपिनियन बेस्ड आंसर will always be written in paragraphs, and such answers are generally essay type answers. और ये जो आंसर्स होंगे आपके, ये जनरली आपके एस्से टाइप आंसर होंगे, एस्से टाइप। तो अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एस्से हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है, कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, so such answers are essay type answers and it could consist an introductory paragraph as well. इसमें इंट्रोडक्शन का भी पैराग्राफ होता है, बॉडी भी होता है, एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी होता है, ये याद रखिएगा। ओके, दैट मींस ओपिनियन बेस्ड आंसर हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। देन सेकेंड थिंग, ओके, fact based answer, fact based answer. Okay, so this fact based answer, it can be written in both paragraphs, okay, or bullets also. ये आप दोनों में लिख सकते हैं। ओके, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। फैक्ट बेस्ड आंसर जो होंगे, चाहे आप पैरा में लिखिए चाहे बुलेट, या आप कॉम्बिनेशन दोनों का, ये याद रखिएगा। फैक्ट बेस्ड आंसर, पैराग्राफ एंड बुलेट।
Okay, that means fact based answer can be written in bullet. It would consist introductory paragraph. इंट्रोडक्शन हमेशा पैराग्राफ में होगा, ये याद रखिएगा. इंट्रोडक्शन एंड ओके, बेसिकली कंक्लूजन तो वे फॉरवर्ड ऑफ पॉइंट में कभी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में होगा. ओके, सो द फैक्ट बेस्ड आंसर कैन बी रिटन इन बुलेट. ओके, बुलेट पॉइंट्स, एंड इट वुड कंसिस्ट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आल्सो. ओके, तो इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा आपका पैराग्राफ में. ओके, जो मेन बॉडी होगी आंसर की, ओके, वो आप लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में, एंड कंक्लूजन आप पैराग्राफ में या बुलेट में कैसे भी लिख सकते हैं. एंड सिंस मोस्ट क्वेश्चन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट वुड इनवेरिएबली अ मिक्स ऑफ बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन. जो क्वेश्चंस होते हैं सिविल सर्विसेज में सीएससी एग्जामिनेशन, वो मिक्सचर होता है इन दोनों ही चीजों का, ओपिनियन बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड. ओके, ये याद रखिएगा. सो इट इज बेस्ट दैट यू डेवलप अ मेथड दैट सूट्स यू नेचुरली. ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका आया था सिविल सर्विसेज में, मैं बता देता हूं, एक प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था दैट डिस्कस द रोल ऑफ land reforms in agricultural development. Okay, agricultural development, and then identify, okay, identify the factors, okay, that were responsible for the success of land reforms in India. तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये जो क्वेश्चन है, अब इसको आप देखिए, identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India. फैक्ट बेस्ड है. ओके, ये फैक्ट बेस्ड है. ओके, तो ये याद रखिएगा. तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके का है, ये ओपिनियन बेस्ड भी है. अब मैं इस क्वेश्चन पे ये आपको बता दे रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड फैक्ट बेस्ड भी है, ये याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड. ओके, ओपिनियन बेस्ड कौन सा पार्ट है इसका, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ये ओपिनियन बेस्ड है, ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये ओपिनियन बेस्ड है. दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओपिनियन बेस्ड एंड दिस पार्ट कुड बी अटेम्प्टेड इन पैराग्राफ्स. एंड सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का फैक्ट बेस्ड है. ये जो पार्ट है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, फैक्ट बेस्ड. एंड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज फैक्चुअल एलिमेंट्स एंड सच कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर पैराग्राफ्स आल्सो और बुलेट आल्सो. दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास, चाहे पैराग्राफ्स और बुलेट पॉइंट्स. ओके, ये याद रखिएगा. But if you choose bullet point can save your time. Okay, ये याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट आपका टाइम काफी सेव करता है. तो ये चीज होती है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. अब यही चीज लोगों को पता ही नहीं होती है, सिलेक्शन होता नहीं है. वो पूरे ही क्वेश्चन में जो भी, उन्हें ना डिस्कस का मतलब पता है, ना फैक्ट ओपिनियन, कुछ मतलब नहीं पता है, बस वो आंसर लिखने पे लगे हुए हैं. एंड वो हार्डवर्क जो होता है वो उनका वेस्ट हो जाता है. इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ये चीज समझ जाता है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है. वो सारे ही लोग आपके जैसे होते हैं, बस उन्हें ये सारे मूल मंत्र पता होते हैं मेंस और प्रीलिम्स के. उन्होंने आपसे ज्यादा नहीं पढ़ा होता है, उतना ही पढ़ा होता है जितनी जरूरत है. अवेयर होते हैं और ये सारी चीजें उन्हें पता होती है. समझ में आया आप सभी लोगों को? यस सर. यस सर. सौरभ, सर, खाली- समझ में आया? यस. यस सर.
मृन्मय, यस सर, आ गया। सुल्ताना, यस सर। स्मृति, यस सर। ओके। कीर्ति बेटा समझ में आया? यस सर। ओके। तो चीजों को अब समझना सीखो। फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि फैक्टर्स तो सेम ही होंगे, फैक्ट्स होंगे जो गवर्नमेंट ने दिए होंगे। रोल क्या है लैंड रिफॉर्म्स का, ये ओपिनियन बेस्ड है। ओके, रोल बड़ी चीज है, ब्रॉड व्यू है इसका, इन तरीके से। हाँ बताइए दिलराज। सर इसका जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें क्या हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देके, तो उसके बाद 1947 के बाद कैसे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया गया, हाँ लिख उसका सकते एक क्रक्स, हैं, उसका एक क्रक्स बना लेंगे इंट्रोडक्शन में। हाँ बट दैट इंट्रोडक्शन कितने वर्ड लिमिट में होना चाहिए आपका? 30 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स। ओके बस। उसके बाद हम लोग बॉडी में रोल के ऊपर आएंगे और फैक्टर्स को लिखेंगे। हाँ ये चीज आप लिखेंगे। और दूसरी चीज ये समझ लीजिए, आपको 150 वर्ड्स के लिए सिर्फ 2 पेज मिलेंगे, 1.5 पेज। ठीक है, ज्यादा प्रिंटेड होंगे ही नहीं, मेंस कॉपी में सब कुछ प्रिंटेड होता है। तो जिनकी राइटिंग बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, राइटिंग इस चीज को सुधार लीजिए। अगर बहुत बड़ा आप लिखते हैं तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उस पेज में पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे। ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो फैक्ट बेस्ड क्या है, ओपिनियन बेस्ड, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था पूरा बेसिक पोर्शन आंसर राइटिंग का। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पोर्शन की। सर और एक इसमें ही मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। इसका कंक्लूजन थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है, मतलब कैसे, मतलब पूरे इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स नहीं पहुंचा, मतलब एक हाफ में तो पहुंच गया और जहाँ पे नहीं पहुंचा उधर से ही आपका एक्सट्रीमिज्म भी शुरू हो गया, जैसे नक्सलाइट भी शुरू हो गया था। हाँ। एक फैक्टर था उसमें। तो ये चीज मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूँ कि मैं फैक्टर्स में लेके आऊँ इसको? नहीं 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 नहीं, इसका कंक्लूजन अब यही चीज है, यहां पे आपको कंक्लूजन, अगर आपने नक्सलिज्म की बात करी है बॉडी में, तो आप कंक्लूजन क्या देंगे? वे फॉरवर्ड के तौर पे सॉल्यूशन दीजिए। सजेशन दे दूंगा ना। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर। सजेशन वे फॉरवर्ड दीजिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉडी में, तो आप कंक्लूजन में उसका वे फॉरवर्ड लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर, वो देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की सोच कैसी हो सकती है। बस यही इतना सा काम है मेंस का, वो आपकी थिंकिंग को देखते हैं मेंस में, कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप कैसे चीजों को समझा रहे हैं एग्जामिनर को, बस इतना उन्हें देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये याद रखिए। सर जैसे लैंड रिफॉर्म्स जो है ईस्टर्न स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड बिहार, यहाँ पे जब लैंड रिफॉर्म्स का बात होता है तो लोगों के बीच में बहुत सारा ये नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है लैंड रिफॉर्म। नहीं तो वो भी तो सौरभ यहाँ पे क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। यस यस। ओके, बिकॉज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किसको की गई? कॉर्पोरेट ओनर्स को। ठीक है, यस। हमने आम आदमी को दिया, बट हमने ट्राइबल्स पे ध्यान नहीं दिया, ट्राइबल्स को आइसोलेट कर दिया। यस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो ये था बेसिक पोर्शन। ओके, ये है आपका बेसिक पोर्शन। गिव मी 2 मिनट्स। हेलो। Okay, now I will be discussing the intermediate portion of answer writing.
इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड दिस इंटरमीडिएट सेक्शन will handle the second set of challenges. ओके, और ये जो चैलेंजेस होते हैं ये याद रखिएगा, these challenges aspirants face in the mains examination. Okay, so to score well and above the competition, it is important that you should understand the following things: the set of challenge, the set of accuracy of answer writing. So there are three things in answer writing. Answer writing में तीन चीजें हैं, A, B और C. What is A, B, C? Accuracy. Okay. Brevity. And third, clarity. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, तीन चीजें होनी चाहिए. ओके, एंड द फर्स्ट चैलेंज जो होता है वो है स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट. ये कितने लोगों को दिक्कत आती है वर्ड लिमिट के अंडर में लिखना? मुझे सर। सर मुझे सर। वो सभी लोगों को दिक्कत आती है. ओके, यस सर। तो ये जो वर्ड लिमिट की दिक्कत है आप सभी लोगों को, ओके, अब इसके लिए मैं आपको जैसे कुछ चीजें बताता हूं. जैसे जनरल स्टडीज पेपर्स जो हैं, अगर हम एथिक्स को छोड़ दें, ओके, ये याद रखिएगा, अगर हम एथिक्स को छोड़ दें, बिकॉज एथिक्स के पेपर में आपको वर्ड लिमिट मिलती है 200 वर्ड की. ओके, 200 वर्ड्स एथिक्स में. सो GS paper 4, which is ethics paper, it has a limit of 200 words per question. Ethics में 200 words per question है. Okay, per question. So this is justified word limit. ये 200 words जो है ये justified word limit है. Okay, that you are given to answer a question. Okay, but the thing is to write sentences that are short. अब यहां पे दिक्कत ये है, कुछ sentences ऐसे होते हैं कि short होते हैं. ओके, तो आपको इस सिचुएशन में करना क्या है? तो सबसे पहली चीज आप जो अवॉइड करेंगे, अवॉइड कंपाउंड सेंटेंसेस. अवॉइड कंपाउंड सेंटेंसेस. Okay, even though you may feel that by joining two sentences with an end you have saved time and words, so instead use a semicolon to separate a sentence into clauses. Okay, अगर आपको ये लगता है कि हम दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड लिख के, वो चीज मत करिए, सेमीकोलन का यूज करिए वहां पे. ओके, यूज अ सेमीकोलन to separate a sentence into clauses with each clause addressing a related but different idea or argument. Okay, that means you can divide the sentence into bullets also. If question is asking you to list down the factor or causes, question अगर आपसे factors causes पूछ रहा है तो आप उस sentence को bullet points में divide कर दो. ओके, अगर आपके पास ज्यादा राइटिंग मटेरियल नहीं है तो ये याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इन जीएस पेपर 4 एथिक्स, ओके, इन दिस, इन ethics has 150, 250 and 300 as word limits, and 99% of the time the questions are ओपिनियन बेस्ड. एथिक्स के क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर कौन से होते हैं? ओपिनियन बेस्ड, बिकॉज केस स्टडीज होती है. ओपिनियन बेस्ड, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें होती हैं एथिक्स में. ओके, ओपिनियन बेस्ड होते हैं.
So it is best to write the answers in paragraphs in ethics. अब एक चीज याद रखना, ये मैंने तुम्हें बता दिया, एथिक्स में आंसर पैराग्राफ में ज्यादातर लिखना. Why? Because ethics में opinion based question होते हैं. Okay, so if I ask you the first thing that is open ended, first open ended, okay, open ended questions. अब open ended questions like explain how ethics contributes to social and human well-being. ये क्या है? ओपिनियन बेस्ड है, that how ethics contributes to social and human well-being. और ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में. ओके, so in this in this question which have to be answered in 150 words. Okay, now in 150 words spare 30 seconds to figure out a framework for answer. 30 सेकेंड रख लो किसी भी आंसर का फिगर और फ्रेमवर्क के लिए. 30 seconds बस, framework for the answer. And once you have a vague idea that is what your answer is going to be, stick to the word limit. एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपका आंसर आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपका टास्क होता है कि आपको आंसर वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है. आपको पता चल गया कि आपके आंसर का फ्रेमवर्क है, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि मुझे बस इतने ही वर्ड लिमिट में रखना है. So sticking to the word limit, it becomes much easier for you. Okay, then the second thing, when you are answering any case study questions, avoid bringing unnecessary justifications to your ideas and arguments, and instead you can use a paradigm to justify an answer. For example, the paradigms of right based approach, paradigms of justice based or utilitarian approach, इन तरह की चीजों का यूज करिए. So in this manner, state your ideas in a plain and simple manner. And in GS paper 4 ethics, please cite an example, one or two, or you can write the quotations also whenever it is necessary, and make sure that you do not repeat the same thing in one or more paragraph. कुछ भी रिपीट नहीं करना है एथिक्स में पैराग्राफ में. समझ में आया ये चीज? यस सर. ओके, ये चीज याद रखिए. मृन्मय समझ में आया बेटा? हाँ सर, आ गया. ओके, दिलराज. यस सर. तो ये सर ओपन एंडेड, हाँ बताइए सौरभ. सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या दूसरे जीएस पेपर्स में भी तो आते हैं सर? आते हैं, बट एथिक्स का आपका पूरा ही पेपर ओपन एंडेड होता है. हाँ वो है. यस सर, ठीक है, वही सर पूछ रहा था. ओपन एंड मैंने जीएस के दूसरे मैंने हाँ सब्जेक्ट्स में भी आते हैं. उसमें कोई डाउट नहीं, आते सभी में है, बट एथिक्स का आपका ओपन एंडेड ही है. खाली हाँ. डेफिनेशंस आप समझिए, लिखना बाकी आपको अपने ओपिनियंस है. ओके, तो जीएस पेपर 4 में आप ऐसे ही करेंगे. तो जीएस पेपर 4 हमने डिस्कस कर लिया. ओके, अब मैं आपको एक नया लिंक भेज रहा हूं, आप सभी लोग उसी पे ज्वाइन करिए 5 मिनट्स के बाद. ओके, तो अब हम मिलते हैं उस लिंक पे.